हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस प्रिपरेशन। अभी हमने सीडीएस 2021 का पेपर इंग्लिश का है वो सोल्व कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पेपर आता है सीडीएस 2021 वाला, सीडीएस 2021। इसमें हम पूरा पेपर एक साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा पेपर एक साथ हमारे माइंड अप में रहे और हम सोल्व कितने टाइम में कर पाते हैं, कितना हमें टाइम लगता है। हम एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, सॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे और टारगेट हमारा ये रहेगा कि 120 बाई 120 हम सारे क्वेश्चंस करें। एक तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पेपर में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमें जितनी भी डायरेक्शंस है वो पढ़नी है। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, उसके साथ हमें दूसरे सेंटेंस को फुलफिल करना है। डायरेक्शन में द फॉलोइंग आइटम्स हैव वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क 2 पीपल द वे टू द स्टेशन। मैंने 2 लोगों से पूछा कि स्टेशन का रास्ता। तो 2 पीपल आए, बट नीदर ऑफ देम कुड नॉट हेल्प। फर्स्ट वाले आंसर के चांसेस हो सकते हैं कि मैंने, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि मैंने 2 लोगों से रास्ता पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया। नीदर ऑफ देम कुड नॉट हेल्प मी, हाउएवर नन ऑफ देम। अब देखो नन नहीं आ सकता क्योंकि ये 2 से ज़्यादा के लिए आता है, तो ये यहीं कट हो जाएगा। येट दे आस्क हैड डाउट्स अबाउट द स्टेशन। तो उन्होंने स्टेशन के बारे में डाउट्स पूछा, तो ऐसा कुछ है नहीं, येट नहीं आएगा। कॉन्ट्राडिक्ट के सेंस में है तो बट और बिकॉज के सेंस में है। नेवरदलेस दे कुड नॉट गाइड मी। अब इसमें नेवरदलेस फिर भी उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया तो, या मेरी हेल्प नहीं की, तो डी वाले के चांस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट में ए वाले के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा? 1। आई आस्क 2 पीपल द वे टू द स्टेशन बट नीदर ऑफ देम कुड हेल्प मी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, नेगेटिव चांस। देन नेक्स्ट है, द रूम वॉज वेरी वॉर्म। रूम काफ़ी ज़्यादा वार्म था, बिकॉज द AC वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट ये भी सेंस दे सकता है। दो द AC वॉज सेट वेरी कोल्ड। कोल्ड होगा तो वार्म कैसे हो सकता है, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता। सिंस द AC वॉज नॉट वेरी वार्म एंड इट्स टेम्परेचर सेटिंग। AC वार्म कैसे हो सकती है? तो ये आंसर भी नहीं होगा। और वैसे भी देखो, रूम का टेम्परेचर काफ़ी गर्म था, इसीलिए मुझे AC का टेम्परेचर सेट करना पड़ा। ये भी कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्राडिक्ट बट या बिकॉज वाले है ये, तो सिंस तो आ नहीं सकता। फिर भी सिंस द AC वॉज इन वेरी लो टेम्परेचर सेटिंग, अगर लो टेम्परेचर पे होती तो वहाँ का टेम्परेचर हाई ना होता। तो करेक्ट ऑप्शन 1। थर्ड, वी कुड लीव टूडे और वी कुड लीव टूमोरो। कि हम या तो आज लीव ले सकते हैं या फिर कल लीव ले सकते हैं। तो प्रिफरिंग वुड यू वॉन्ट हो सकता है। एज यू प्रीफर वन ऑफ द टू। वन ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, टू का कुछ सेंस नहीं जा रहा, तो सेकंड का तो बहुत कम चांस है। डिपेंडिंग ऑन वुड यू प्रीफर, ये भी सही जा रहा है। डिपेंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आता है। विच एवर यू प्रीफर ये नहीं हो सकता।
कि तुम आज ले सकते हो लीव, कल भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम क्या प्रेफर करते हो। प्रेफरेंग डू तुम प्रेफर करो कि तुम क्या चाहते हो, इससे ज़्यादा सेंस दे रहा है हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि टू कंडीशन है ना, उसमें से हम पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी कंडीशन को चूज़ करें। तो ये वाला सेंस चाह रहा है। और उसमें प्रेफरिंग में जैसे कि आप पहले ऑर्डर देते हो, आपके पास पहले से ही कंडीशन है इसमें कि आप लीव ले सकते हो या तो आज की या कल की, तो फिर वो डिपेंडिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। प्रेफरिंग में आप आगे से कुछ प्रेफर कर रहे हो तो वही चीज़ आपको मिलेगी। ये फोर्थ क्वेश्चन है, मोहन एंड आई कुड नॉट गेट इनटू द हाउस बिकॉज नीदर ऑफ अस हैड द कीज, कि हम दोनों के पास ही कोई की नहीं थी, हो सकता है। बोथ ऑफ अस डू नॉट हैव द कीज, ये भी हो सकता है। ईदर ऑफ अस डिड नॉट हैव द की, तो देखो ईदर के साथ नोट नहीं आता, अदरवाइज हम नीदर ही लगा देते। नीदर ऑफ अस डिड हैव द कीज, यहाँ पे नीदर ऑफ अस डिड हैव द की, तो ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड या हैव होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड नहीं। ओके, बोथ ऑफ अस डू नॉट हैव द कीज, दोनों के पास ही कोई की नहीं थी। लेकिन इससे ज़्यादा क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो नीदर का सेंस ज़्यादा जा रहा है इसमें, तो बोथ वाला नहीं होगा, नीदर वाला होगा। ये हमें टू ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें हमें चांस लेने होंगे, जिसमें कौन सा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है तो हमें पता है नीदर से ही स्टार्ट हो, तो वन और फोर्थ में आप हो सकते थे। देयर आर मैनी गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन, बहुत सारे होटल्स हैं, तुम चूज कर सकती हो। मैनी ऑफ देम, इनमें से कोई, एनी ऑफ देम, इनमें से कोई एक, ये हो सकता है। मैनी ऑफ देम तो हमें एक ही चूज करना है, तो ये नहीं, तो ऑप्शन और देख लेते हैं। ईदर ऑफ देम, ईदर तो सिर्फ टू के लिए होता है, लेकिन ये टू वाली कंडीशन है। देयर आर मैनी होटल्स, तो ईदर तो आएगा नहीं। ऑल ऑफ देम, सारे हमें चूज करने नहीं है, इसने मैंने पहले बता दिया। देयर आर गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी आप चूज करके इनमें से स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बस सर्विस इज वेरी गुड, देयर इज ए बस आफ्टर 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में चलती है, 10 मिनट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद चलती है, इन 10 मिनट्स 10 मिनट में चलती है, बिफोर 10 मिनट्स तो होगा नहीं, 10 मिनट पहले चलती है, इसका क्वेश्चन एवरी 10 मिनट्स हो सकता है कि हर 10 मिनट में बस जा रही है, तो इसका सेंस इसके साथ हो कि यहाँ की बस सर्विस बहुत अच्छी है, तो हर 10 मिनट में बस जाती है। आप जैसे ही किसी भी सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। We live near a busy airport, the planes fly. We live near the busy airport पे जहाँ पे planes fly करते हैं, near our house हो सकता है, by our house ये नहीं हो सकता, over our house, house के ऊपर से हो सकता है, around our house इन घर के पास में नहीं, वो घर के ऊपर से जाती है, तो ओवर आर हाउस, जो बिजी एयरपोर्ट है जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे प्लेन्स है, वो हमारे घर के ऊपर से जाती है। देन नेक्स्ट, डैन वॉज वेरी क्वाइट, ही डिडंट से ए वर्ड,
वो बहुत चुप था, उसने कोई भी वर्ड नहीं बोला. ऑल द इवनिंग, पूरी इवनिंग में. द इंटायर इवनिंग, जो इंटायर इवनिंग के दौरान. ऑल द इंटायर इवनिंग, ऑल द इंटायर इवनिंग नहीं होगा, पूरी इवनिंग के दौरान. और इंटायर द इवनिंग तो एक स्पेसिफिक बात है, द इंटायर इवनिंग, क्योंकि इवनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट होता है पूरे डे का. इवनिंग एक ही टाइम में आता है, तो इसलिए द इंटायर इवनिंग राइट आंसर हो जाएगा हमारा. आई डोंट लाइक स्टोरीज विच कैन हैव अनहैप्पी एंडिंग. मैं इस स्टोरी को बिल्कुल पसंद नहीं करता. विच कैन, जो करते हैं, हैव अनहैप्पी एंडिंग करते हैं, हो सकता है. विच हैड सैड एंडिंग, जो कि सैड एंडिंग करते हैं. दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग, पसंद नहीं करता जो हैव अनहैप्पी एंडिंग करते हैं. विच आर, जिनमें से हैप्पी एंडिंग होती है. तो देखो इसमें चांसेस विच के तो बहुत कम है, जिनमें से, क्योंकि हम विच तो चूज में लगाते हैं, तो ये नहीं हो सकता. जो, आई डोंट लाइक स्टोरी, मैं स्टोरी को बहुत कम पसंद करता हूँ. दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग, जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है. दैट हैव अनहैप्पी एंडिंग्स. नॉट एवरीथिंग दैट हैपन वॉज माई फॉल्ट, सब कुछ जो हुआ है उसमें मेरा ही फॉल्ट नहीं है, हो सकता है. विच हैपन माई वॉज माई फॉल्ट, विच, इनमें से जो हुआ है वो मेरा फॉल्ट है. वोट हैपन, वोट का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं. नॉट एवरीथिंग यानी सब कुछ नहीं, लेकिन दैट हैपन, जो भी हुआ है, वॉज माई फॉल्ट, मेरी वजह से. वोट एवर का तो मतलब इग्नोर करने के सेंस में हो गया, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहा है कि दैट हैपन वॉज माई फॉल्ट. तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं. आई होप एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारा होता है कि कौन सा चूज़ करें, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उसको टाइम दोगे तो 80 to 90% हम उसको सोल्व कर लेते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन. सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी है, और इनमें से अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर बता दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. हो सकता है जल्दबाजी से गलती भी हो सकती है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप उसका आंसर, तो मैं उसको पिन कर दूँगी. डायरेक्शन इन दिस सेक्शन यू हैव टू शॉर्ट पैसेज देखने के लिए मिलेंगे हमें. आफ्टर ईच पैसेज you will find some items based on the passage. Read the passage and answer the items based on it. हमें अच्छे से पहले इसको पढ़ना है. फिर तो हम पैसेज में क्या करते हैं, सबसे पहले ही हमारा गोल ये रहता है कि हम उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ें, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस क्या है, माइंड अप में रहेंगे. तो हमें जो भी हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं उसमें हमारा थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन था, तो पिक करना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन विंटर बिकॉज. बर्ड्स हैं वो डाई हो रहे हैं हंगर की वजह से विंटर में, बिकॉज दे डू नॉट मूव द वार्मर प्लेस. पीपल डू नॉट फीड दैम. They do not get the food of their choice. They are too young to get the food. अब इनमें से कोई भी हो सकता है, वो पैसेज के टोन पे जाएगा. लेकिन ये हमसे पूछा है कि जो बर्ड्स हैं वो हंगर, जो विंटर सीजन आता है उसमें कैसे वो मर रहे हैं. द बर्ड्स डू नॉट foresees the catastrophe because they cannot predict any accident, overlook a difficult situation, cannot accept a sudden disaster, ignore the problems. तो दूसरा हमें कैटास्ट्रोफी के बारे में पूछा है. ह्यूमंस बीइंग
cannot be happy because they do not get time to enjoy, worry too much about their work and are not healthy, worry too much about future। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। Which one of the following is the antonym of the word erudite? Erudite in the passage। देन नेक्स्ट है, एक हमें erudite का पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? लाइफ ऑफ द बर्ड्स एंड द माइंस। तो देखो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है बर्ड्स और ह्यूमंस की बात हो सकती है, तो हो सकता है स्टारवेशन इन द इंडियन एंड सेंट्रल यूरोप, इसका पता नहीं। प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड हो सकता है। डिजास्टर इन 1946 एंड 47, ये भी हो सकता है पैसेज के टोन पे, लेकिन फर्स्ट वाले के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी हो सकता है क्योंकि पैसेज के हमें टोन पे जाना है। तो अभी हम एक बार अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट टू श्योर, कि हैप्पीनेस की बात करें तो मैं श्योर नहीं हूँ। बर्ड्स इट इज़ ट्रू, बर्ड्स के मामले में ट्रू है। डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग द विंटर में हो रहा है, इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसीज दीज कैटास्ट्रोफी। अब इसमें देखो इसने खुद ने बता दिया कि एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, बर्ड्स इट इज़ ट्रू, बर्ड्स के मामले में ट्रू है। डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज। तो इनमें से हो सकता है पहले का आंसर। दोबारा से पढ़ते हैं। द बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन विंटर बिकॉज दे नॉट मूव टू वार्म प्लेस, बिकॉज पीपल डू नॉट फीड दैम, दे डू नॉट गेट द फूड ऑफ देयर चॉइस, दे आर टू यंग टू गेट द फूड। अभी तो इसमें से कुछ आंसर मिला नहीं है क्योंकि हैप्पीनेस के बारे में बता रहे। ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसीज दिस कैटास्ट्रोफी और रिमेंबर हाउ नियरली इट befell them in the previous winter. With the human beings the matter is otherwise. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter। अब हमें पता चल गया है कि वेदर की बात कर रहा है, कि मुझे डाउट है कि वेदर की वजह से परसेंटेज के रेशो में जो हंगर ऑफ डाई हो रहा है बर्ड्स का विंटर की प्रेजेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इन 1946 to 47 इज़ ए ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट विल हैव डाई फ्रॉम दिस केस इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो इसमें वेदर की बात की है, तो देखो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। फीड यानी वो उसको भोजन नहीं दे रही है नहीं, वेदर पे नहीं है। फूड वापस आ गया, ये नहीं है। यंग का कुछ है नहीं। तो देखो वेदर क्या होता है कि ठंडा इलाका और गर्म इलाका, दे डू नॉट मूव वॉर्मर प्लेस, कि वो गर्म इलाकों में नहीं जा सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि वेदर की कंडीशन तो यही फुलफिल कर रहा है। वैसे इसका आगे भी आंसर आ सकता है जैसे आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे कैटास्ट्रोफी के बारे में बताया। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. We suffer not only the evils that actually befalls us, but all those that our intelligence tell us we have reason to fear. Fear का रीज़न इसमें पता है। अब इसका आंसर और देखते हैं। चलो 12th, The birds do not foresee the catastrophe because freeze नहीं कर पा रहे हैं because
दे कांट प्रेडिक्ट एनी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कुछ बताया नहीं है। ओवरलुक द डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम ओवरलुक कर रहे हैं, हो सकता है। कैन नॉट एक्सेप्ट ए सडन डिजास्टर, ये वाला सेंस इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला सी ऑप्शन ज़्यादा, कि हम जो भी डिजास्टर होने वाला है इन फ्यूचर में, जो भी नुकसान होने वाला है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सेप्ट ए सडन डिजास्टर। देन नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स कांट बी हैप्पी बिकॉज, इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। हमने यहाँ तक पढ़ लिए और 2 क्वेश्चंस के हमने आंसर भी कर लिए। नाउ द क्रम्बिंग ऑफ इम्पल्सन्स टू विच वी आर led by forethought averts physical disaster at the cost of worry. The general lack of joy. I do not think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze. In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. इसमें बताया है कि द क्रम्बिंग ऑफ इम्पल्सन का जो हो रहा है वो विच वी आर लेड फॉर थ्रूट आवर्स फिजिकल डिजास्टर से होगा, जो कॉस्ट ऑफ वरी है, चिंता का विषय है। एंड जनरली लैक ऑफ जॉय, और हमारी जो खुशियाँ हैं उसको भी कम कर सकता है। आई डू नॉट थिंक, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दैट द लर्न मैन ऑफ माई एक्विंटेंस, कि जो भी लोगों ने या मनुष्य ने जो भी सीखा है, इवन वेन दे इंजॉय ए सिक्योर इनकम, जब वो अपनी इनकम को इंजॉय करना चाहेंगे जो सिक्योर की हुई है, आर एज हैप्पी होंगे एज द माइक दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम दियर टेबल्स। लेकिन वो वहाँ पे माइस का मतलब होता है जैसे कोल से रिलेटेड या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड टेबल्स पे वो खा रहे होंगे, जिससे वाई द इरूडाइट जेंटलमैन स्नूज का मतलब हमारी हेल्थ पे कुछ इशू होना या छींके वगैरह आना। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर, इस रिस्पेक्ट में आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कन्विंस नहीं हूँ, दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि कोई भी प्रोग्रेस हो पा रही है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्री को तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा जो जॉयमेंट है, एंजॉय है, हम हैप्पी रहना चाह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल हमें कोई प्रोग्रेस देखने को मिल नहीं रही है। तो 13 में हो जाएगा, देखो पढ़ेंगे हम। ह्यूमन्स बीइंग कैन नॉट बी हैप्पी बिकॉज दे डू नॉट गेट टाइम टू जॉय। नहीं, टाइम तो है, पैसा आते ही टाइम। वरी टू मच अबाउट दियर वर्क, नो। आर नॉट हेल्दी, नो। लेकिन हैप्पी क्यों नहीं रह सकते वो? वरी टू मच अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, जैसा कि जो बर्ड्स की डेथ होने को देखने को मिल रही है उसी विषय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम्स? एरूडाइट का जो एंटोनिम्स है वो हम एक बार पढ़ते हैं। एक तो होता है क्वालिफाइड, एक होता है इल एजुकेटेड, एक होता है लॉजिकल और लर्न। अब देखो इनके सभी के कहीं ना कहीं सेम वर्ड है, लॉजिक होना, सीखा हुआ होना, क्वालिफाइड होना, और अनएजुकेटेड जिसको कोई भी सेंस नहीं। तो एरूडाइट का मतलब होता है पढ़ा लिखा जेंटलमैन। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन के 100% आंसर होंगे। ऐसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर इसका आंसर हमें नहीं आ रहा है तो। Which one of the following is the central theme of passage? Life of birds and mines? No. अकेले बर्ड्स की और माइंस की बात नहीं की है। स्टारवेशन इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप की हमने पूरे की बात की है कि उसमें कौन कौन से कंसर्न,
डिजास्टर अकेला 1946 का नहीं है, होमियंस की भी बात हो रही है, उसके फ्यूचर की भी बात हो रही है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये हम स्टारवेशन कर रहे हैं कि कैसे हम इन फ्यूचर जो भी हमें डेथ वगैरह देखने को मिल रही है वो इंडिया और सेंट्रल यूरोप में देखने को मिलती है। तो जो सेंट्रल थीम हो जाएगी वो होगी सेंट्रल थीम स्टारवेशन इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप भी हो सकता है, प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड भी हो सकता है कि मैन ने कैसे अपनी प्रोग्रेस को इन्हेंस किया है, इंडस्ट्री डेवलप की है। तो इसके आंसर सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो इसमें ह्यूमंस के बारे में और बर्ड्स के बारे में कहा है, तो मैन काइंड कौन होगा, यानी मान लो ह्यूमंस, और उनको बर्ड्स या अपने नियर बाई के बीच में भी प्रोग्रेस देखनी चाहिए, अकेले खुद की नहीं, उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे राइट आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी है, तो हम सी के साथ ही जाएंगे। ऐसा हो सकता है एक दो ऑप्शन में कि हम कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हम धीरे धीरे नॉलेज जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डेवलप करेंगे कौन सा आंसर ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो इसका सी आंसर होगा। सेकंड पैसेज, इसको भी वैसे ही हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन इसके पैराग्राफ पे आएंगे। द जनरल टोन ऑफ द पैसेज इज दैट ऑफ ऑप्टिसिज्म, यानी उदारवादी है, प्रिज्म है, फेटलिज्म है, डिफेटिज्म है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे टोन के अकॉर्डिंग। द willingness of consumer to go back to normal lifestyle indicate their casual attitude, change of mood, desire for future plan, sense of economic security। तो डी के आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हम पैसेज पढ़ेंगे। Which sentence in the passage या phrase indicates that life must go on? They settled into their new routines. Salary cuts could be coming to an end. People are moving on with their lives. Pent up demand हो सकता है इनमें से कोई। What does the author mean by pent up demands? Desire suppressed to spend money once pandemic is controlled. Economic normalcy of consumer, flamboyant shopping by consumer, criticism of the public on the pay cuts. What, according to the author, is the reason behind suppression of consumer demands? The lack of vaccine till date, professional insecurity, motive to save up some money, careful and calculative attitude of general public। डी के चांसेस हो सकते हैं इसमें। एक बार हम अपने पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ये तो हमारा हो गया, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा ये। More than 8 months after more than 8 महीने के बाद द नेशनल लॉकडाउन वॉज अनाउंस इन लेट मार्च में हुआ था। अर्बन इंडिया इज लर्निंग टू लाइव विद द कोविड-19 पैंडमिक में लाइव में आ गई थी, लर्निंग टू लिव विद द कोविड-19 एक साथ रहने। इनफैक्ट indicating a positive outlook for the future. Many respondents in a recent survey said
plan to return to pre-lockdown levels of shopping, personal grooming, going to cinemas and socializing as pandemic fears continue to reduce. ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि शॉपिंग कम हो गई है, पर्सनल ग्रूमिंग कम हो गई है, इन सभी में हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है. द सर्वे फाइंडिंग हाईलाइट्स दैट द suppression of consumer demand because of fear of job losses and salary cut. जो इस सर्वे में जो हमें पाया गया सबसे हाईलाइट तो डिमांड यही है कि सबसे ज़्यादा जॉब का लॉस हुआ है एंड सैलरी कट हुई है. कट कुड बी कमिंग टू एन एंड. Increasingly, urban Indians are showing increased confidence about the future of the economy. This could be an indicator of the possible pent-up demands. ये हो सकता है कि इंडिकेट पेंटअप डिमांड्स का. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हुआ. पहले तो हमें टोन जाननी है, तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. बाकी आप आंसर लगा सकते हैं इसमें, जैसे पहले का तो हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे का. द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर गो टू नॉर्मल लाइफ स्टाइल इज इंडिकेट. 17 का देख लेते हैं. इंडिकेट करती है किसको? एटीट्यूड को. बिल्कुल भी नहीं. चेंज ऑफ मूड से रिलेटेड नहीं है, डिज़ायर नहीं है. तो वो सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी. और एक ये है पेंटअप डिमांड. पेंटअप डिमांड में आ जाएगा कि जो भी डिज़ायर है सरपास्ट इट टू स्पेंड मनी वंस पेंडेमिक इज़ कंट्रोल, कि कैसे हम पेंडेमिक को कंट्रोल कर पाएँ. ये वाला नहीं है. पेंडेमिक डिमांड में क्या है कि जो भी जॉब वगैरह गई है उस पेंडेमिक में स्पेंड हुई है हमारी बहुत सारी मनी, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पेंटअप कर सकते हैं उस डिमांड को. आंसर ये होगा. नेक्स्ट है, ये भी हमने देख लिया है. द वोट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रीजन बिहाइंड सुपरसन ऑफ कंज्यूमर डिमांड्स का. द लैक ऑफ वैक्सीन टिल डेट, नो. प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिली है, ये नहीं है. मोटिव टू सेव इनकम मनी, ये कि केयरफुल वाला नहीं होगा. प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी इसके बिहाइंड में काम कर रही है. तो पेंटअप डिमांड्स का हमें पता चल गया कि जो भी हमारी पेंडेमिक के दौरान जो भी हमारी सिचुएशन रही उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ से ही पढ़ते हैं. द सर्वे फाइंडिंग हाईलाइट्स दैट द सुपरसन ऑफ कंज्यूमर डिमांड बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जॉब लॉसेस एंड सैलरी कट कुड बी कमिंग टू एन एंड. जो भी आने वाली थी उसका फियर रहने लगा. इंक्रीजिंग हुआ. अर्बन इंडियंस आर शोविंग इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमिक्स में अपना इंटरेस्ट इंक्रीज किया. दिस कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ द पॉसिबल पेंटअप डिमांड्स. जो भी हमारी कंट्रोल करने की जो भी पेंटअप डिमांड्स रही हैं उसको हमने चेस किया. दैट जो कि कर सके सर्वल इकोनॉमिक्स हैव बीन टेकिंग अबाउट ए डिमांड्स दैट कुड बी अनलीस्ड वंस ए वैक्सीन इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा सके. और वेन there are a sign of the pandemic's spread reducing to negligible level of vanishing totally. सभी को वैनिश किया गया वहाँ से. और पेंडेमिक का जो स्प्रेड बढ़ रहा था उसको भी रिड्यूस किया गया. अराउंड 65% of response said that had settled into new routines or that they सो साइन ऑफ द सिचुएशन इम्प्रूविंग हुई है और दे हैड कम टू टर्म्स विद द पेंडेमिक एंड वर मूविंग ऑन विद दियर लाइफ्स. इस पेंडेमिक में बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन रह चुकी है लेकिन वहाँ से भी मूविंग किया है बहुत सारे लाइफ में.
And since the survey was conducted before the news of the successful trials of the Pfizer vaccine for the कोरोना वायरस वॉज अनाउंस, जैसे ही कोरोना वायरस अनाउंस हुआ है तो उस पर बहुत सारे ट्रायल्स किए गए उस न्यूज़ से पहले। इट इज़ लाइकली दैट द कंज्यूमर आर नाउ इवन मोर पॉजिटिव इन दियर आउटलुक अबाउट द फ्यूचर। और इस दौरान हमें क्या चीज़ देखने की मिली है कि जो भी हमारे कंज्यूमर थे या जो भी जितने भी पीपल्स थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनमें एक पॉजिटिवनेस दिखाई दी है फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर है कहीं ना कहीं जैसे हम किसी लो प्रोफाइल से फिर हाई में जाते हैं, यानी कोई ना कोई हमें ऐसे पुश कर रहा है। ऑप्टिमिज्म होगा इसका आंसर, यानी उदारवादी, यानी हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जिसको हमने फेस किया एंड देन फिर ग्रो अप किया है पॉजिटिव सेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये नहीं होगा, ये नहीं हो फैटलिज्म। और इनके भी मैं आपको पूरे बता दूंगी कि इनका मीन्स क्या होता है, वो भी हमें जानना चाहिए ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि कौन से पैसेज का कैसे क्या मीनिंग रहेगा। उससे पहले हम 20th का आंसर कर लेते हैं। 18 और 20 का तो कर लिया, 18 लाइफ मस्ट गो ऑन। इसका जो है दे सेटल्ड इनटू दियर न्यू रूटीन्स, नो। लाइफ मस्ट गो ऑन का मतलब पॉजिटिव सेंस में होगा। सैलरी कट डाउन्स, नो, ये भी कहीं नेगेटिव सेंस में ही आ रहा है। पीपल आर मूविंग ऑन दियर लाइफ्स, पीपल्स है वो अपनी लाइफ जो भी सिचुएशन है उनको फेस करके आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। पेंट अप डिमांड्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये तो डिज़ायर हो गया कि कैसे कंट्रोल करना है जो स्पेंड की गई है उस मनी को। ओके, तो अभी हम देखते हैं। देखो ऑप्टिसिज्म का तो मैंने बता दिया आपको, ये है हमारे पास पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है, यानी निराशावादी। ऑप्टिसिज्म का मतलब है आशावादी। और फैटलिज्म का है भाग्यवाद। अब कोई भाग्यशाली तो है नहीं कि कोविड-19 आया हमारे पास, मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी रही है कि कहीं ना कहीं हमें लॉस भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिससे हमें कुछ सीखने को मिला है। एंड दूसरा है डिफेटिज्म। अब इसका तो नेगेटिव सेंस वैसे ही दिख रहा है। यानी पराराज्यवाद। पराराज्यवाद का मतलब है किसी दूसरे का हम पे क्या होना, दूसरा हमें कंट्रोल करे। परा का मतलब दूसरा, जयवाद का मतलब दिखा रहा हूँ। जो हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब आते हैं हम स्पोर्टिंग एरर्स पे। स्पोर्टिंग एरर्स का कुछ ऐसा सीन होता है कि हम इसमें से जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम 8 तो ईज़िली स्कोर कर पाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं सेंटेंस ऐसा दिया हुआ आता है कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं सेंटेंस को देखेंगे कि वो कैसे कंफ्यूजिंग बनाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ईच आइटम इन द सेक्शन हैज़ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंस पार्ट्स हमें मिलेंगे इसमें। लेबल्ड जैसे A, B एंड C। रीड ईच ऑफ टू फाइंड whether there is any error in any underlined parts and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A or B or C. If you find no error,
नो एरर, योर रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेट एज डी को इंडिकेट हमें करना है। फर्स्ट इसमें हो जाएगा एवरीथिंग इज़ वेल, वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, ये पास्ट में जा रहा है, तो आंसर यही होगा। ये आना चाहिए था एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावण्या हैजंट गॉन टू वर्क येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हुई है येस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए पास्ट सिंपल, तो लावण्या वेंट टू वर्क, यहाँ पे वेंट आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। लुक द बॉय ओवर देयर, मतलब उस बुक को देखो, उसके ऊपर वियर द सेम स्वेटर एज यू, जो तुमने पहना है सेम स्वेटर उसने भी पहना है। तो इसमें देखो ये बॉय के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट में जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट की मतलब प्रेजेंट का मतलब हैबिट के अकॉर्डिंग कि जैसा तुम पहनते हो वैसा वो पहन रहा है, तो वो यहाँ पे सिंपली वियर आना चाहिए कि द लुक द बॉय ओवर देयर वियर द सेम स्वेटर एज यू, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ओनली वियर। नेक्स्ट है 24, इट बिगेन्स टू रन डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स। अब देखो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से इंटेरोगेटिव से, लेकिन ये तो एक वो है शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। टू टर्न डार्क, डार्क में जा रहा, इट बिगेन्स कि जैसे ही कुछ हुआ टू टर्न डार्क में शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, तो यहाँ पे जो बी और सी पार्ट बिल्कुल सही लग रहे हैं, और ए पार्ट में कुछ माइनर सा डिफरेंस लग रहा है, ऐसा मतलब नेगेटिव सा सेंस हो रहा है। इट मतलब वो काम हो चुका है, टू टर्न डार्क में जा चुके हैं। इट बिगेन्स टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, तो ए में होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट का तो कुछ सीन नहीं है, बिगेन्स नहीं आना चाहिए। इट बिगेन्स आ सकता है, बिगेन, ये इट बिगन टू टर्न डार्क, हम अंधेरे में जा चुके हैं, शैल आई स्विच ऑन द लाइट। ओके 25 को देखते हैं, रामा एंड मिताली सही है, और ये टू सब्जेक्ट है प्लूरल हो गया, हैव बीन मैरिड, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए फोर है, तो इसमें नो एरर आ जाएगा। देखो रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। देन हमारा 26 है, इसमें आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अब इसमें ये अपनी हैबिट बता रहा है, तो यहाँ पे फॉर द पास्ट 3 आवर्स कि 3 घंटे से मैं लगातार बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये होना चाहिए आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स, तो यहाँ पे हैव बी प्लेइंग होना चाहिए। हैव बीन प्लेइंग। 27 है, जमीला हैड ए बुक इन फ्रंट ऑफ हर, जमीला के पास एक बुक थी जो उसने उसके सामने रखी, बट शी डिडंट रीड इट, लेकिन उसने उसको रीड नहीं किया। जमीला हैड ए बुक, जमीला के पास एक बुक थी, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, बट शी डिड नॉट रीड इट, लेकिन वह उसे पढ़ नहीं पाई, ये होना चाहिए। नहीं पढ़ा था का मतलब नहीं, वो उसे नहीं पढ़ पाई, फ्यूचर में जा रहा है आंसर, तो इसका हो जाएगा सी। बट शी
will not read it, ये होना चाहिए, या बट शी कुड नॉट रीड इट, ये होना चाहिए क्योंकि पास्ट में कुड नॉट रीड इट, तो ये होना चाहिए. 28. When she heard the news, she hasn't been very pleased. देखो, when she heard the news, जैसे ही उसने न्यूज़ सुना, पास्ट में जा रहा है. अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ सकता. she had not been very pleased. जैसे ही उसने उस न्यूज़ को सुना, जब उसने न्यूज़ को सुना तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी का सेंस आ रहा है, तो हैड आना चाहिए. When she heard the news, she had not been very pleased. 29th क्वेश्चन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है. आर यू एन अमेरिकन, बी भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है. दोबारा से, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो. आर यू एन अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो. Where are you coming from, हो सकता है इसमें नो एरर आए, लेकिन ये डाउटेबल है क्योंकि इसकी जो आंसर सीट है उसमें इसका वन वाला पार्ट. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ओके, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क यहीं नहीं आ सकता. उसने एक ही साथ पूछ लिए दोनों क्वेश्चन. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, देन ये है कोमा होना चाहिए शायद में भी इसके बीच में, तभी ये आंसर. आई वेंट टू कैनेडा ए फ्यू ईयर्स अगो फॉर ए हॉलीडे. ओके, देखो इसमें बात हो रही है किसी टाइम पीरियड की. टाइम पीरियड है तो पास्ट प्रेजेंट आएगा. आई वेंट टू कैनेडा ए फ्यू ईयर्स अगो, मैं पहले कनाडा गई थी फॉर ए हॉलीडे के लिए, तो इसमें नो एरर. अगर यहाँ कुछ एक्शंस होता तो हम पास्ट परफेक्ट करते, तो ये हमारे आंसर्स हो गए. अब हमें ऑर्डर में हमें इन सेंटेंस को अच्छे से रीअरेंज करना है. ये हमारे लिए काफ़ी इजी होते हैं ये टेंस, लेकिन जो नेक्स्ट टेंस आते हैं उनमें क्या होता है कि हम कई बार बहुत बड़े के चक्कर में पढ़ना छोड़ देते हैं ऐसा कुछ करके, या फिर कुछ रीअरेंज भी नहीं हो पाते हैं. लेकिन हमें डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है. प्रीवियस क्वेश्चन सेट से ही आपके पास बहुत सारे ऐसे सेट्स मिल जाएंगे, तो आप ओनली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी कर सकते हैं. आइडिया भी हो जाता है उससे. और ज़्यादातर स्टोरी आती है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड. सबसे पहले हम इसमें ordering of word in a sentence. Each of the following items in this section consist of a sentence, part of which have been jumbled. These parts have been labeled P, Q, R, and S. Given below each sentence are four sequences, namely A, B, C, D. Are you required to rearrange the jumbled part of the sentence and mark your response accordingly?
तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हमें देखना है ऑप्शंस को, और ऑप्शन से ही हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एस एस है, तो इसके मतलब 50% चांस हो सकते हैं एस के, और 50% चांस हो सकते हैं पी और क्यू के। तो सबसे पहले हम पी और क्यू को चेक करें, क्योंकि एस तो लास्ट में होना ही। पी को स्टार्ट करते हैं, चलो। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। अब ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है यूरोप टू अमेरिका। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका हो सकता है अमेरिका, यूरोप से अमेरिका। क्यू इन 1992 हो सकता है, लेकिन हमें अरेंज भी करना है। एस क्यूम्बलस मेड हीज, तो क्यूम्बलस कोई पर्सन है, उसी के बारे में बता रहा है। और 1919 जैसा कि ये सेंटेंस दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये लास्ट में आना चाहिए। तो देखो क्यू क्यू क्यू, 3 पार्ट में क्यू, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो ऐसे हो सकता है, बनाते हैं, चलो। क्यूम्बलस मेड पी फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, नहीं कोई सेंस नहीं दे रहा, तो ये नहीं हो। क्यूम्बलस मेड आर हिज फर्स्ट वायोग फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 हो सकता है बी। सी फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका हिज फर्स्ट वायोग, हिज किसकी, हिज पहले नहीं आ सकता, पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब एस और आर का पेयर है, एस और आर सिर्फ एक में, इसमें है नहीं, तो ये भी कट हो जाए। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी चीज़ों से आंसर बनाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा, देखो आर के 50% चांस है, तो सबसे पहले इसको नहीं, इन दो को चेक करेंगे। साइंटिस्ट हैव हो सकता है क्यू का, द इफेक्ट ऑफ, किस चीज़ का इफेक्ट, तो क्यू तो हो नहीं सकता। द इफेक्ट ऑफ, तो पहले इफेक्ट के बारे में ये इंट्रोड्यूस करेगा। पी हो सकता है कि साइंटिस्ट के पास हैव कुछ है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फिर आर हो सकता है फोन आस अबाउट, तो देखो फोन आस अबाउट, ये कहीं वर्ब दिख रही है, तो आर तो नहीं हो पा रहा है, तो चांसेस किसके हो गए, पी के। तो देखो पी और आर का पेयर भी बन रहा था, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ यहीं पे है। साइंटिस्ट हैव वोन अस अबाउट, अबाउट के बाद द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी उसने वोन किया क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को। तो कौन सा इफ़ेक्ट, वोन करने वाला क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट। तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। अभी है हमारे पास नेक्स्ट, अब इसमें है देखो क्यू क्यू, क्यू को हम चेक नहीं करेंगे एक बार के लिए, पी आर और पी को चेक करेंगे। आर देखते हैं, इन ए बिग सिटी हो सकता है। पी स्पीड इज़ ए पोटेंट कोज, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं क्यू से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट ए ट्रैफिक, ट्रैफिक है, तो क्यू से भी हो सकता है, सभी से हो सकता है। अभी पेयर बनाते हैं, इन ए बिग सिटी। अब यहाँ से आर से स्टार्ट करते हैं। इन ए बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन, नो। इन ए बिग सिटी ए होल पॉपुलेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। इन ए बिग सिटी ऑफ पॉपुलेशन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कुछ बात ही नहीं की है, पोल्यूशन। क्यू के बाद पी,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट ए ट्रैफिक स्पीड इज पोटेंट कॉज, हो सकता है इन दोनों का बन भी रहा है, पोटेंट कॉज है ऑफ पॉल्यूशन इन बिग सिटी, ऑफ पॉल्यूशन इन बिग सिटी। एस और आर का तो पेयर बन रहा है, एस पहले आना चाहिए, तो इसमें एस पहले आना चाहिए था, तो ये वाला सेंस तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। एस और आर का पेयर सिर्फ इसमें है, और एस और आर का यहाँ भी पेयर नहीं, तो ये भी कट, तो आंसर के चांसेस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। आर आर, अभी देखो इसमें 50-50 आर। फिल्थ एंड स्क्वालर या फिर इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, तो देखो इससे तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एस तो दे भी नहीं रखा, आर और क्यू है। टुडे आर इन्वायरमेंट हो सकता है, टुडे आर इन्वायरमेंट सिंगुलर है, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए, इन्वायरमेंट के बाद गार्बेज तो नहीं आना चाहिए, और वैसे भी इसने एस ही दे रखा है, तो क्यू और एस का तो पेयर बन रहा है, क्यू के बाद तो ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्यू है, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। आप पेयर बना के भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे क्यू और एस का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यू और एस का पेयर है ही, तो आर से स्टार्ट नहीं होगा। ये टुडे आर इन्वायरमेंट इज कांस्टेंट क्रीप ऑफ के बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रिप ऑफ एंड गार्बेज तो नहीं हो सकता, ग्रिप ऑफ फिफ्थ एंड क्लोर एंड गार्बेज ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन आप नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेंस नहीं बैठ रहा है, लेकिन आने के चांसेस भी बहुत कम है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसमें यहाँ पे देखो क्यू को तो एक बार चेक नहीं करेंगे, एस और पी को चेक करेंगे। इज़ इट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, हो सकता है पी, ऑफ करप्शन एनीवेयर, अब ये देखो ये प्रभु का ऑब्जेक्ट है, ऑफ करप्शन एनीवेयर, किस चीज़ का करप्शन है जो हर जगह हो रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है। अब आता है क्यू, टू ईज आउट, पी तो नहीं हो सकता, पी को तो हम एलिमिनेट कर देंगे, जहाँ से भी स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं, एस के चांसेस लग रहे हैं, क्यू देख लेते हैं, टू ईज आउट, टू के बाद वर्ब के फोर, लेकिन ये कुछ सेंस ही नहीं है, टू ईज आउट क्या, चलो देखते हैं, तीनों को चेक करते हैं बारी बारी से। एस के बाद क्यू हो सकता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द करप्शन एनीवेयर, हो सकता है एस और पी का की ड्यूटी की, गवर्नमेंट की ड्यूटी रहती है कि जो भी करप्शन हो रहा है द मॉन्स्टर टू ईज आउट, उसको वहाँ से हटाया जाए, हो सकता है क्यू के बाद आर, टू ईज आउट द मॉन्स्टर, क्यू के बाद आर का भी सेंस बन रहा है, क्यू आर का पेयर, क्यू आर का पेयर, क्यू आर का पेयर और क्यू आर का पेयर, का मतलब क्यू आर का पेयर तो सही है। आगे देखते हैं, चलो इसमें चेक करते हैं, एस हो सकता है, एस और पी का पेयर है, एस और क्यू का पेयर है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एनीवेयर, पहले किस चीज़ का करप्शन हो रहा है उसके बारे में बताना, तो एस पी का पेयर नहीं है, एस क्यू का पेयर है, और ये द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन, किस चीज़ का करप्शन
मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एनीवेयर हो रहा है। तो आर और पी का पेयर है, आर और पी, आर और पी, ये भी सही है। अब बस हमें देखना है क्यू पी आर का पेयर है, तो ये वाला नहीं, एस पहले आएगा, एस बाद में। तो देखो इसमें अगर हम सही भी करते हैं कि टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एनीवेयर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कुछ सही सेंस देते हैं। इसके बजाय अगर हम ऐसे पढ़ें, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ईज आउट, करना चाहिए द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एनीवेयर जो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए के चांसेस क्या हो जाते हैं, हाई। लग तो दोनों ही सही रहे, लेकिन वहाँ पे हमें रिस्क लेके कौन सा सूटेबल हो रहा है, एकदम काम रह के फिर सोचना है। ओके, अभी है 36। इसमें भी क्यू के चांसेस है 70% और आर के चांसेस है 30%। तो सबसे पहले आर को स्टार्ट, ऑफ द व्हीकल्स। अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, द व्हीकल्स, किस चीज़ की व्हीकल्स, ऑफ द व्हीकल्स, तो आर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारे पास आएगा पहले क्यू, द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की जो पुअर विजिबिलिटी हमें देखना, तो ये क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, तो ये प्रोपो का ऑब्जेक्ट, व्हीकल्स क्यू आर का तो पेयर बन रहा है, क्यू पी हो सकता है, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट, किस चीज़ की पुअर विजिबिलिटी, द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल की मेड द मूवमेंट, तो इसका मतलब डी तो नहीं होगा, हो सकता है ए और सी में से, द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स मेड द मूवमेंट क्वाइट डिफ़िकल्ट, या फिर व्हीकल्स क्वाइट डिफ़िकल्ट मेड द मूवमेंट, द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफ़िकल्ट मेड द मूवमेंट, मूवमेंट को बनाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो चांसेस तो इसके लग रहे हैं कि लास्ट में आना चाहिए पी, क्वाइट डिफ़िकल्ट तो नहीं आ सकता। द पुअर विजिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स मेड द मूवमेंट क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसमें देखो हो सकता है कि क्योंकि आंसर की में डी ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे भी जुड़ जा रहा वैसे भी जुड़ रहा है, तो हमें अप्रोप्रिएट देखना आंसर। तो आर तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। अब पेयर बनाते हैं, चलो द पुअर विजिबिलिटी, अब इसके बाद हो सकता है कि इसका ऑब्जेक्ट आ जाए, लेकिन सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले आएगा इसकी वो, तो वह भी हमें यहाँ दिख रही है, तो पी क्यू का पेयर, क्यू और पी का पेयर है, क्यू पी क्यू पी सिर्फ एक में क्यू पी, ये भी हो सकते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें डायरेक्ट वर्ब देखनी होगी। तो पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा सही सेंस दे रहा है। द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। 37, मोहन सॉरी, हमें RRPS, आर को हम बाद में चेक करेंगे, पहले पी और एस को। ऑल दो ही वॉज, अब ही को डिसाइड नहीं है, तो इसका मतलब एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पी से मोहन क्लियरली हो सकता है क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया। आर ओनली ए फ्यू यार्ड्स
ahead. Only a few yards ahead हो सकता है. चलो एक को चेक करते हैं. few yards ahead. I could not see, या फिर I ahead although he was. तो एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा. पहले मोहन को वो इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद पी, पी के बाद आर. मोहन क्लियरली ओनली ए few yards ahead. He was, I could not see. ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ही को पहले वो इंट्रोड्यूस तो करेगा. Only a few yards ahead. I could not see although he was Mohan clearly. ये भी कुछ सेंस तो दे नहीं रहा. Although he was only a few yards ahead, I could not see Mohan clearly. इसमें तो पूरा गोलमाल करके रखा है. ये सेट तो ये भी नहीं हो रहा, फिर ये आंसर भी नहीं हो सकता. चलो इन्हीं में से सेट करके देखते हैं कि कौन सा हो सकता है. सबसे पहले क्यू आर क्यू एस पी. आर क्यू एस पी. ओनली ए फ्यू yards ahead. I could not see although he was Mohan clearly. No, अच्छा ही सेंस नहीं दे रहा. आर एस पी क्यू. आर एस पी क्यू. ओनली ए फ्यू yards ahead. Although he was Mohan clearly, I could not see. No. P R. Mohan clearly only a few yards ahead. Although he was, I could not see. Although he was only a few yards ahead, I could not see Mohan clearly. मतलब क्यू पी का थोड़ा सा सेंस बन रहा है, इन दोनों का तो पता भी नहीं चल रहा. I could not see Mohan clearly. पी क्यू का सेंस बन रहा है, तो पी क्यू का सेंस एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, लेकिन क्यू पी का सेंस होना चाहिए ऐसे. क्यू और फिर पी, थोड़ा मैच कर रहा है. आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली, यानी मैं मोहन को क्लियरली नहीं देख पा रहा था. तो क्यू पी का कहीं सेंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक में दिख रहा है, वो है लास्ट वाले. तो हमारे लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा. वैसे तो देखो कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन एक आंसर तो हमें करके आना है, तो इसीलिए हमें उसको डबल चेक करना पड़ेगा. अब इसमें सिर्फ ये एक पेयर था जिससे हमें थोड़ा सा सेंस मिला, अदरवाइज कुछ सेंसेबल नहीं बना रहा था. तो ऐसे ही करके हम एलिमिनेट करेंगे, फिर देन आंसर करेंगे. कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक बार के लिए आप उस आंसर को छोड़ सकते हैं, टिक कर सकते हैं उस पर, 2 बार सोच के फिर उसका आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है आर एस एस पी. सबसे पहले हम आर और पी को चेक करते हैं. आर और पी में देखते हैं बोथ विंटर एंड समर. बोथ के साथ एंड आया है, सही है, हो सकता है बोथ विंटर एंड समर. पी में और आर में आर ट्रूली, तो पहले तो वो आ ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. देन एस को चेक करते हैं. हेयर इन इंडिया. इंडिया में हो सकता है, ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं. अब एक एक पे जाएंगे, किसका पेयर सही बन रहा है. यहाँ पे देखो आर ट्रूली आया है, तो मतलब पी आर का पेयर है. आर तो इसी के लिए आया ना, बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली. ट्रूली
कौन ट्रूली एक्सट्रीम है? तो पी आर का तो पेयर है। अब पी आर हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के चांसेस हो जाएंगे करेक्ट। आप चेक भी कर सकते हो। हेयर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम रहते हैं, मतलब ठंडे इलाकों में ज़्यादा ठंडा और गर्म में ज़्यादा गर्म। तो 38 में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब 39 को चेक करते हैं। चलो 39 में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, आपसे रिकनेक्ट भी हो जाएंगे। अब इसमें है आर और क्यू को चेक करते हैं। एस को हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी। आर और क्यू, आर को देखते हैं। एंड फिजिकल स्पेस हेयर बेसिक आइडिया ऑफ। अब इससे पहले एंड आया तो इसके पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो इसका मेन आर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यू को चेक करते हैं। द सेल्फ एंड द वर्ल्ड व्यू, हो सकता है एक को चेक कर लेते हैं। एस के बाद आर, पब्लिक कल्चर इज ए मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। हो सकता है मेंटल और एंड को इससे मेंटल और फिजिकल जो एजुकेशन होती है उससे कनेक्ट हो रहा है। ये तो एस आर है। क्यू आर हो सकता है क्या? क्यू आर, द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू एंड, तो दोबारा एंड तो नहीं आ सकता, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद पब्लिक कल्चर इज ए मेंटल एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडिया ऑफ, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बेसिक आइडिया ऑफ किसका? बेसिक आइडिया ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड व्यू गेट क्रिस्टलाइज्ड। एस के बाद आर के बाद क्यू के बाद बी, सेंस बी का जा रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं। पब्लिक कल्चर इज ए मेंटल एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडिया ऑफ गेट क्रिस्टलाइज्ड। नो, ये तो नहीं हो सकता। ये फिर प्रोपो का ऑब्जेक्ट है। बेसिक आइडिया ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड व्यू इज क्रिस्टलाइज्ड। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसके वर्ब हो जाएगी, तो आंसर नंबर बी के चांस होंगे हमारे मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। 40 में हमारे जम्बल्ड वर्ड का जो 40 क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। 70% चांसेस है हमारे आर के। पी को चेक कर लेते हैं। दैट ही ऑर्डर्ड, अब देखो ही ऑर्डर्ड यहाँ पे किसी का नेम नहीं है तो आ सकता है स्टार्टिंग, लेकिन आर को पढ़ेंगे। द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग, ये भी हो सकता है। दैट ही ऑर्डर्ड, जैसे ही उसने ऑर्डर दिया, ताकि ही ऑर्डर्ड हो सकता है, लेकिन ये कनेक्टिंग भी दे रहा है दैट के सेंस में। चलो एक एक को चेक करते हैं फिर पता। आर के बाद बी हो सकता है। द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग दैट ही ऑर्डर्ड, या फिर द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन रीचिंग माई रिलीज फ्रॉम जेल। पी के बाद आर, द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म्ड ऑन द रीचिंग that he ordered, the first job he performed on reaching। सी तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें डी ऑप्शन।
The first job he performed on reaching the post was that he ordered. वो पोस्ट जैसे द फर्स्ट जॉब ही परफॉर्म जैसे किया ऑन रीचिंग में, द पोस्ट वॉज दैट ही ऑर्डर्ड किया था माई रिलीज फ्रॉम जेल, जेल से वो क्या हो चुका था, रिलीज। तो डी का कुछ कुछ सेंस जा रहा है, यानी आर के बाद पी का कोई सेंस नहीं जा रहा है। रीचिंग दैट ही ऑर्डर, जैसे ही वो रीच करता है तो किस चीज़ का ऑर्डर, पोस्ट उसने, द पोस्ट वॉज दैट ही ऑर्डर, वह पोस्ट जो उसने ऑर्डर की थी। तो पी क्यू का सेंस, पी क्यू ये नहीं है, क्यू पी सॉरी, क्यू और पी का सेंस पॉइंट, द पोस्ट वॉज दैट ही ऑर्डर्ड, क्यू पी का पेयर बना, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर के चांस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के। अब इसमें आते हैं हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। इसका तो देखो एक स्पेसिफिक मीन सीधा ही होगा, बाकी हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसमें भी। अब इसमें देखो 40 विंग्स का मतलब होता है विंग्स 40 टाइम्स, तो सीधा सीधा मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्लीप डिसऑर्डर 40, अब देखो हम बोलते हैं ना किसी भी महाराजा का वो फोर्ट था, तो फोर्ट क्यों बनाए जाते थे, स्ट्रेंथ के लिए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की चीज़ आएगी। स्लीप डिसऑर्डर नेगेटिव सेंस नहीं जाएगा। लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स नो। ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, हो सकता है कि उसको उससे बहुत ज़्यादा पावर मिल रही हो। 40 विंग्स का मतलब एक छोटी सी स्नैप्स जिसको बोलते हैं सिस्टा, इस शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे जो होती है, जिसको उसको क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। लाइफ इन द रो, तो लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बलाइज्ड स्टेट हो सकता है। लाइफ एट इट ईजीएस्ट नो, ईजी तो नहीं हो सकती अगर रो में लगी हुई है, तो रो में अगर लगी हुई है तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो अपने आप होगी। लाइफ दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नो, कॉम्प्लेक्स भी नहीं मान सकते। डेयर डेविल इनका कहीं नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो ऑप्शन का, और जो मतलब कुछ यूनिक सा आंसर होता है ना, वो आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें भी देखो इसके ऐसे ही नॉर्मल मीन निकल रहे थे, लेकिन शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे कुछ अलग सेंस, इसमें देखो ये थोड़ा सा लंबा कुछ अलग सेंस, और जो इसमें थोड़े बड़े होते हैं उसका भी आंसर होने के चांसेस 70% हो जाते हैं। अब आगे इसमें 43 ए पेपर टाइगर, पेपर टाइगर आप वैसे भी देख सकते हो सबसे बड़ा ये है, तो ऑप्शन ये भी लगा सकते हो। 70% सही होगा, 100% नहीं है, 70% इसमें सही होने के आपके चांसेस हैं। बाकी आप एक बार पढ़ सकते हो। ए पेपर टाइगर ए पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज़ अनअफेक्चुअल, मतलब एक ऐसी चीज़ जो दिखने में आपको बहुत ज़्यादा डरा सकती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं उसका इफेक्ट। तो पेपर टाइगर मतलब अगर रियल में टाइगर दिख जाए तो आपको दिल जाओ, लेकिन पेपर का टाइगर बनाया हुआ है, दिखता वैसा ही है लेकिन वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। टू थ्रेटन समवन बट डू नॉट हार्म, ये भी सेम मीनिंग दे रहा है लेकिन ज़्यादा सेंसिबल ये है, तो ये नहीं हो सकता। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पेपर वर्क नो, पेपर वर्क से टू स्पीक पीपल इन रोयरिंग वॉइस नो, ये और ये आंसर सेम दिख रहे हैं। तो टू थ्रेटन समवन बट डू नॉट हार्म, लेकिन ये बताना चाह रहा है कि एक ऐसा कोई पर्सन या एक ऐसी कोई थिंग जो दिखती भयानक है लेकिन होती नहीं है। नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। अब इसमें हमें 3 आंसर बड़े बड़े दिख रहे हैं, ऑप्शन हमारा उन्हीं में से होगा, लेकिन एक बार चेक करते हैं जो हमारे सेंसिबल नॉलेज की तरह एकदम यूनिक सा होगा, उसका आंसर वही होगा। वाइज टू स्पेंड ईच पेनी केयरफुल, इसको तो पहले भी हम कट कर सकते हैं।
छोटा आंसर। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट। तो पेनी वाइज होते हैं ना चिल्लर्स पे, पेनी का मतलब बिल्कुल छोटा, एंड पाउंड का मतलब बहुत बड़ा, फुलिश उसमें मूड तो हो सकता है। पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईच पेनी। तो अकेले पेनी की बात नहीं की, पाउंड की बात की, तो ये तो होगा नहीं। केयरफुल अबाउट लार्ज अमाउंट बट केयरलेस अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, नो, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश का मतलब ये होगा कि स्मॉल अमाउंट के लिए तो केयरफुल रहना, लेकिन लार्ज अमाउंट के लिए बिल्कुल केयरलेस दिखा देना। तो आंसर नंबर बी ऑप्शन हम चूज करेंगे इसमें से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक योर ईयर्स, अब इसमें देखो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन इसमें भी हमें सेंसेबल होना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे हमारे हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उन्हें भी हमें करेक्ट करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सारे ही पढ़ लो आप। पिन बैक योर ईयर्स टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, कि आपके ईयर्स के पीछे कुछ है तो इसका मतलब आप अच्छे से सुन रहे हो। पर्सन और ऑर्गेनाइजिंग दैट पिन्स इम्पोर्टेंट इशू, अब देखो पिन्स बोल दिया तो सेम तो हो ही नहीं सकता। टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हियरिंग बैड स्टफ, अब हियरिंग के बारे में बोल दिया इसने कि बैड कुछ। टू क्लीन योर ईयर्स विद ए पिन, सीधा सीधा सेंस तो नहीं निकल सकता। कि टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, कुछ भी है उसको आप अच्छे से सुनो। अब टर्न कोट है, इसमें देखो सबसे बड़ा आंसर हमें बी दिख रहा है, बी के होने के चांसेस है, लेकिन आपको टर्न कोट का पता नहीं एक बार के लिए। तो देखो कोट नाम सीधा ही आ रहा है इसमें, तो ये तो वाला होगा नहीं, ये ऑप्शन है एलिमिनेट। समवन हु डेजर्ट वन ग्रुप टू जॉइन अनदर, टर्न कोट का मतलब है कि वो एक बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी वो हमारे ग्रुप को क्या करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है। तो बी के चांसेस है। ए ट्रूली डिसऑनेस्ट पर्सन, नो। गोइंग राउंड एंड राउंड इन कोल्ड क्लोथ, नो, कि एक ऐसा पर्सन जो एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करना चाहता है। से योर पीस, स्पीक बट डू नॉट लिसन, स्पीक इन टॉकटेटिव मैनर्स, मेक योर आर्ग्यूमेंट पीस बाय पीस, या फिर एक्सप्रेस योर ओपिनियन। से योर पीस का मतलब है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपने ओपिनियन को रख रहे हो, इसमें हो जाएगा एक्सप्रेस योर ओपिनियन। टॉप नॉच का हमें पता ही है कि हाईएस्ट, हाई क्वालिटी वाला, तो इसमें भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस भी आपको सेम सेम दिए रहते हैं। इसमें होगा देखो द हाईएस्ट मार्किंग ऑन ए ट्री और ए बिल्डिंग, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ट्री पे कैसा हाईएस्ट मार्किंग। ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अट्रैक्ट्स ओनली द टॉप, नो, टॉप नोच का मतलब वो नहीं होता। ऑफ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्वालिटी, यानी हम बोलते हैं ना कि इस ये एकदम टॉप नोच का है, मतलब इसकी क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, हाईएस्ट क्वालिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी। पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, नो, नहीं हो सकता। तो कई बार इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडर द टेबल के मतलब बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, अंडर द टेबल घूस देना भी हो सकता है। और अंडर द टेबल का मतलब होता है कि मतलब कोई भी पेमेंट आप चोरी चुप के रिसीव कर रहे हो वो, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। तो वर्क अंडर डिफ़िकल्ट सरकमस्टांस नहीं, वर्किंग अंडर कवर, नो, अंडर फर्नीचर, नो, सेम मीनिंग तो होगा। मेकिंग और रिसीविंग, तो बनाते हैं या पेमेंट जो सर रिस्पेक्टिवली जो करते हैं ना, मतलब इलीगल रूप से जो भी पैसे लेते हैं वो अंडर द टेबल में। एंड इसी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ हेड, मतलब अपनी टोपी को नीचे गिरा देना, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ आप हार चुके हो।
तो इसका मतलब एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, एकदम से ड्रॉप करके फिर वापस बैक। क्लमजी पर्सन हु ड्रॉप्स हेड्स, अब सीधा तो मीनिंग होगा नहीं। सडनली एंड विदाउट मच थॉट, बिना कुछ सोचे समझे एकदम झटके से कर देना होगा। डू समथिंग विदाउट मच प्रेशर, नो प्रेशर की तो कुछ उसमें बात ही नहीं। हैप्पी एंड ईजी गोइंग मैन, नो। ऐसी सिचुएशन एट द ड्रॉप हेड में होगी कि जिसको हम जल्दी से कर पाएँ, सडनली एंड विदाउट मच थॉट किए ही उस सिचुएशन को हम हैंडल कर पाएँ। ये आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा आता है S1 और S6 को रीअरेंजमेंट करना। इसमें है इन दिस सेक्शन ईच items consist of 6 sentences of a passage. The first and the 6th sentence are given in the beginning and S1 and X6, यानी आपको बिगनिंग और लास्ट में आपको दिखेंगे S1 और S6। द मिडल 4 sentences in each have been jumbled up and labeled P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. तो वैसे ही हमें ये भी आंसर करने हैं, इनमें भी हमें वही चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम S1 को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड करेंगे फिर S2। एन आइडल सिटीजन इज वन हु स्टेब्लिश हिज स्टैंडर्ड इज एवरीथिंग। एक जो आदर्श सिटीजन होता है, नागरिक होता है, वो स्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्ड करता है हर एक चीज़ को। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शंस में सारे हैं तो सभी को चेक करेंगे एक बार। बिकॉज ही इज़ ए ट्रू पैट्रियोट, नो, वो एक अच्छा देशभक्त है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ऑल्सो तभी आएगा जब हम किसी और सेंटेंस को भी उससे रिकनेक्ट कर रहे हो, तो ये वाला नहीं होगा और पी वाला भी नहीं। अब है हमारे पास आर, दैट ही कैन मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड, कि वो अपने मदरलैंड के लिए कुछ भी कर सकता हो सकता है। ही लव्स हिज कंट्री सो मच, सो दैट। अब एस और आर का पेयर बन रहा है, तो एस और आर का पेयर सिर्फ एक में ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आर तो वैसे ही नहीं जच रहा है, दैट है। देखो ये बोल रहा है एन आइडियल सिटीजन इज हु वन हु स्टेब्लिश हिज स्टैंडर्ड इज एवरीथिंग। ही लव्स हिज कंट्री सो मच सो दैट ही कैन मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड। ऑल्सो ही कैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर the honor of his country. Because he is a true patriot, he can called a true gentleman, भी हम उसे बुला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अब आता है हमारा सेकंड है देर आर मल्टीपल लीगल वेन्यूज फॉर पेशेंट टू इंडिकेट डॉक्टर बट rarely is it the other way round। अब इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें ऑप्शन सभी हैं तो हर एक को चेक करना पड़ेगा हमें। एन FIR कैन बी लोडेड अगेंस्ट दैम अंडर, किसके अगेंस्ट करना है ये तो हमें अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल बात लिखी है कि देयर आर मल्टीपल लीगल वेन्यूज फॉर पेशेंट टू इंडिकेट डॉक्टर बट रियली इज इट अदर वे राउंड होते हैं उनके। तो हमारा पी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पी का कुछ सेंस नहीं था। ए कंपनसेशन केस कैन बी फील्ड इन ए कंज्यूमर फॉर्म, हो सकता है। फॉर वन अकरेंस देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स वेयर डॉक्टर्स हैव टू डिफेंड देमसेल्फ। ये इसका सेंस कुछ ज़्यादा जा रहा है कि जो भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं मल्टीपल्स जो डॉक्टरों के द्वारा डिफेंड करवाए जाते हैं उनको वो हेल्प कर सकते हैं। एज फॉर
इंस्टेंस ए कंप्लेंट कैन बी मेड टू ईदर एम्प्लॉय। अब कंप्लेंट तो बाद में करेंगे, तो इसका मतलब एस भी नहीं हो सकता। देखो पी दो बार है तो पी तो हो ही नहीं सकता, और एस भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आर का सेंस चाह रहा है। पूरे को पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें है There are multiple legal venues for patient to indicate doctor, but rarely is it other way round. For one occurrence, there are multiple forms where doctor have defend themselves. For instance, a complaint can be made to either employee, and a compensation case can be filed in a consumer form. An FIR can be loaded against them under the section 304A of the Indian Penal Code, यानी IPC के तहत हम कर सकते हैं 304. It is clearly that the patient have multiple venues to pursue should they feel an injustice have been perpetrated against them. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे का क्वेश्चन आता है हमारा, पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप। पैराग्राफ्स आर बिल्ड करते हैं ब्लॉक्स को एनी राइट अप में। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है इसमें आर और एस और क्यू। पैराग्राफ्स बिल्डिंग ब्लॉक को राइट अप करते हैं। देन हम पढ़ेंगे इसमें पहले आर और एस को। मैनी पीपल डिफाइन पैराग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ दियर लेंथ। हो सकता है क्योंकि पैराग्राफ के ऊपर बात की है तो पैराग्राफ हो सकता है इसमें। और क्यू, बट एक्चुअली ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप। क्यू तो नहीं होता, बट नहीं है। पहले इसके बारे में एकदम जो बातें हैं उनको पहले इंट्रोड्यूस करेगा ये। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आर को और पढ़ के देखते हैं। आर है इन द रियलिटी यूनिटी एंड कोहेरेंस नोट लेंथ constitute a real good paragraph. In reality, unity and coherence not constitute in a real paragraph. अब देखो इसमें भी नेगेटिव बात है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। पहले हमें पॉजिटिव ही बातें करनी है कि मैनी पीपल्स हैं वो पैराग्राफ को बहुत सारे टर्म्स में डिफाइन करते, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। फिर उसके बाद क्यू, लेकिन अब वो करते हैं लेकिन एक्चुअली ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ द लीस्ट 5 सेंटेंस ऑन द लोअर लिमिट के साथ होता है। देन रहेगा हमारा पी, ए पैराग्राफ नीड नोट बी पैसेज टुगेदर इन ए लेंथ, कि उसको इतनी ज़्यादा लेंथ की भी ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए इन रियलिटी में यूनिटी और कोहेरेंस नोट लेंथ कॉन्स्टिट्यूट ए रियल गुड पैराग्राफ होता है, कि उसमें रियलिटी यूनिटी ये वाली चीज़ें हमें देखने मिलनी चाहिए। लास्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मेक वन ए गुड राइटर ऑफ पैराग्राफ, की ये चीज़ें क्या होती हैं, अंडरस्टैंड की हुई होती है जो एक अच्छा रियल राइटर पैराग्राफ है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमने एलिमिनेट किया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम 54th पे। देन व्हाट इज नेसेसरी विद द रिगार्ड्स टू टाइमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
कि क्या चीज़ नेसेसरी है इसमें, टाइमिंग साइंस और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। उसमें सारे ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं पहले फर्स्ट, वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द टू। कि हमें साइंस की और टेक्नोलॉजी दोनों की ही सेंस होनी चाहिए, जरूरी हो सकता है ये भी। इट इज़ सेड, और ये भी कहा जा सकता है, साइंस इज़ ए यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर है। तो देखो एक बार कॉन्ट्राडिक्ट की चीज़ें नहीं है, इसी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, भी हो सकता है। बाई द मिस यूज़ ऑफ साइंस, मिस यूज़ की बात की नहीं है। इफ़ वी डू नॉट हार्मनेस, हार्नेस, अब नोट वाली कोई सेंस बात की नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे जा सॉरी बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आप चेक भी करके देख सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग हम कम करते हैं और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे करेक्ट करने के। तो देखो पी है, वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ टू। उसके बाद क्यू है, इट इज़ सेड साइंस इज़ ए यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर होता है। उसके बाद इफ़ वी डू नॉट हार्नेस इट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, आई एम अफ्रेड ए टोटल annihilation is a must. By the misuse of science, mankind will meet its boom quite soon. अब देखो मैनकाइंड नाम जो नेम आया है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको भी आप रिकनेक्ट कर सकते थे कि इसके बाद आ रहा है। उसके बाद है देन वाई डू वी नो देम टेम एटॉमिक एनर्जी टू पीसफुल पर्पस के लिए, ये क्या नहीं है, अच्छी बात नहीं। तो ऐसे करके आप मैक्सिमम रिस्क लेके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखो रिस्क तो आपको हर चीज़ में लेना पड़ेगा। तो एक बार एकदम काम होके आप अपने पूरे पेपर को अटेंड करें और पूरे पेपर में जो भी आपने जितना पढ़ा है, जितनी भी आपकी गुड वाइब्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को अटेंड करें, ना कोई प्रेशर में कि मैंने पढ़ा था वो आया नहीं। लेकिन जो अभी है आपके सामने उसको आप एकदम अच्छे से एनालाइज करें, देन उसके आंसर करने की ट्राई करें। जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस हमारे 80% हो जाते हैं। 55 है, उत्तराखंड इज़ ए वेनरेबल टू डिजास्टर। उत्तराखंड वेनरेबल है डिजास्टर के लिए। इसमें हम सभी ऑप्शंस है तो सभी को एक एक करके एलिमिनेट करेंगे हम। वनरेबल है कि मतलब बहुत आम बात है। इसमें देखेंगे फर्स्ट है द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड द ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम एट अनदर लेयर ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द डिजास्टर। तो हो सकता है कि डिजास्टर का नेम आया है तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है बी। आगे क्यों मेजर इंटरवेंशन एक्ट एज फोर्स मल्टीपल ड्यूरिंग सच डिजास्टर। अब जो मेजर और मल्टीपल ड्यूरिंग है वो हमें पहले पता तो होनी चाहिए, तो वो तो पी में द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, लेयर्स ऑफ डैमेज ड्यूरिंग डिजास्टर भी ऐड होनी चाहिए उसमें, तो क्यों तो नहीं होगा। द वायलेशन ऑफ लीगल एंड अदर प्रिटेंड नॉर्म्स फर्दर इंक्रीज द डैमेज, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें नॉर्मल चीज़ें बताएं। क्लाइमेट चेंज इज़ इंक्रीजिंग दीज वर्नेबिलिटीज। आप कहोगे कि मैम वनरेबल ऊपर है वनरेबल ही नीचे है, तो हो सकता है, तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताना होगा। ये उत्तराखंड में जो वनरेबल डिजास्टर्स हैं, जो वनरेबिलिटीज़ है, मतलब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाना वो, तो इसका मतलब क्यों तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
आर भी नहीं होगा, एस हो सकता है, एस के बाद क्यू, क्यू हो सकता है, लेकिन इसमें मेजर इन्वेंशन हो सकता है तो पी के बाद क्यू हो सकता है, एस के बाद क्यू के चांसेस कम है, तो पी के बाद क्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी के चांसेस आपके 90% आपको मिलेंगे। आप एक बार दोबारा से इसको पढ़ के देख सकते हैं। एस भी हो सकता है, एस भी हो सकता है हमारा, चलो देखते हैं, पी भी हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज की इंक्रीजिंग की वजह से हमारा ये क्या देखने को मिला है, हमें वनरेबिलिटीज़ मिली है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वनरेबिलिटीज़ ऊपर है नीचे है, तो ऐसे भी करके हो सकता है हमारा आंसर। उसके बाद क्यू है तो क्यू आ सकता है, उसके बाद एस देखते हैं, क्यू के बाद आर आ सकता है। The major intervention act as the force multiple during such disaster. The violation of legal and other pretendums further increase the damage. हो सकता है क्योंकि बाद आर का पेयर बन रहा है, क्योंकि बाद एस का पेयर है, डिजास्टर क्लाइमेट चेंज नो, यहाँ पे ये पेयर नहीं बन रहा है क्यू और आर का, तो हमारा सॉरी एस और क्यू का पेयर नहीं बन रहा है, ये वाला नहीं हो सकता, क्यू और आर का पेयर हमारा बन रहा है कि जो भी मेजर इंटरवेक्शन हुए हैं फोर्स के ड्यूरिंग डिजास्टर में, उसमें वोलेशन ऑफ लीगल हो सकता है, प्रिटेंड्स जो भी हमने किया वो भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो 3 और रहे हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ इसमें, देन इसको हम एंड करते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आप ये इसके आंसर नीचे कर सकते हैं। 57 का इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप पढ़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ूँ। ऑप्शन नंबर डी। और 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और 59 का भी ऑप्शन नंबर सी। और 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।